कीजिए हमारे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सभी को नमस्कार। अपनी पिछली वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। तो जहां से हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था उसी को आज हम शुरू करेंगे। अशोक के अभिलेखों के बारे में हम आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं उत्तराखंड बोर्ड के, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड बोर्ड रामनगर द्वारा इस साल इस सत्र के लिए 30% जो कोर्स है उसको कटौती की है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के कौन कौन से जो चैप्टर हैं और कौन कौन सी किताबों से इस साल आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, यानी कि ये आपके कोर्स में नहीं आएंगे। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो इतिहास में किताबें हैं वो 3 किताबें हैं। तो ये पहली चैप्टर का दूसरा अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे टोटल जो किताबें हैं 3 किताबें, तो जो हमारी फर्स्ट भाग 1 है उसमें 4 अध्याय हैं और भाग 2 है उसमें 5 अध्याय और भाग 3 में 6 अध्याय। कुल मिला के टोटल हमारे 15 अध्याय इन 3 किताबों में हैं जो कक्षा 12 में हमको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इस साल कुछ कोर्स कम हुआ है तो उसकी डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूं, आप इसको नोट भी कर लीजिए। दूसरी किताब का जो आपका पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, सेकंड बुक आपकी, इसका पहला चैप्टर यानी कि अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, ये पूरी तरीके से इस साल आपके कोर्स में नहीं आएगा, इसलिए इसको आपने पढ़ना भी नहीं है। इसी किताब का 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, ये भी इस साल कोर्स में नहीं है। उसके बाद है उपनिवेशवाद और देहात, ये जो आता है तीसरी बुक का 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इसके कुछ अंश जो हैं चैप्टर से हटाए गए हैं, लगभग आधा चैप्टर इसको हटाया गया है और आधा चैप्टर आप पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला चैप्टर है 12वां औपनिवेशिक शहर, ये भी कंप्लीट रूप से आपके कोर्स से हटाया गया है। और लास्ट जो चैप्टर है 14वां चैप्टर विभाजन को समझना, भारत विभाजन को समझना, ये भी आपको इस साल नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के 4 चैप्टर पूरी तरीके से, इन जो 4 चैप्टरों के नाम लिए मैंने, पूरी तरीके से आपकी बुक से इसको हटाया गया है। और जो 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसका कुछ ही सेक्शन हम पढ़ेंगे और बाकी चीज़ हम छोड़ देंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है अशोक के शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, लघु स्तंभ लेख के बारे में। तो जानते हैं कि ये शिलालेख और लघु स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक अक्सर सवाल पूछा जाता है अशोक का धम्म किसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अशोक के शिलालेख के बारे में हम शुरू करते हैं। तो अशोक ने 14 शिलालेख, जो उसके विभिन्न लेखों का समूह है, 8 भिन्न भिन्न स्थानों में गुदवाए थे और बाद में इतिहासकारों को इन 8 स्थानों से ये शिलालेख प्राप्त हुए थे। तो स्थान कहाँ कहाँ थे? फर्स्ट है धौली, उड़ीसा के पुरी जिले में पहला शिलालेख। शाहबादगढ़ी में, जो पाकिस्तान में है इस समय। तीसरा मानसेहरा। चौथा कालपी लिखा है यहाँ पर, सॉरी कालसी है, जो वर्तमान उत्तराखंड में है, देहरादून में। जोगड़ उड़ीसा की जोगड़ में स्थित है। सोपरा ये महाराष्ट्र में है। हिरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश में है। गिरनार ये काठियावाड़ जूनागढ़ के पास है। तो ये अशोक के शिलालेख थे। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। तो 14 ये जो शिलालेख थे ये अलग थे, लेकिन जो यहाँ पर मेन है 8, उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है आपको। और जो लघु शिलालेख थे इनको इन 14 में शामिल नहीं किया जाता है। तो लघु शिलालेख रूपनाथ मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था। गुजरी मध्य प्रदेश में। भगू ये राजस्थान में प्राप्त हुआ। मास्की ये रायचूर जिले में प्राप्त हुआ। सहसराम यह बिहार के शाहाबाद जिले में
प्राप्त हुआ। अब ये धम्म है, धम्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस अशोक के जो अभिलेख है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। कहाँ? शाहनाजगढ़ी और मानसेहरा तो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लगमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक और ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। रायपुरवा यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग में भी मिला था। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। अब अशोक के जो लघु शिलालेख थे, लघु स्तंभ लेख थे, वो क्या थे? तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, रुंगभीदेई नेपाल के तराई में, कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट, निकलीवा नेपाल के तराई में स्थित, ब्रह्मागिरी मैसूर के चिबल दुर्ग में, सिद्धपुर यह ब्रह्मागिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, जतिन रामेश्वर जो ब्रह्मागिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। नवा है एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गोईमठ यह मैसूर के कोपवाया नामक स्थान में है। पालकी गुंड ये गोईमठ की 4 किमी की दूरी पर है, गोईमठ से 4 किमी की दूरी पर है। राजूल मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश में है। भैरोरा यह उत्तर प्रदेश में है। सारो मारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल में है। नेतुर यह मैसूर जिले में स्थित है। अब गुहालेख उनको कहते हैं जो गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण किए गए हैं जिन लेखों को। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नाम की खरोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया है एवं एक भग्र अभिलेख कंधार के बाद सारेकुना नाम स्थान के यूनानी और अरमाइक दुभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये थी बात। पहले हमने लघु स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा, बाद में हमने गुहालेख। अब है अशोक के स्तंभ लेख। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कोर्स में, इसमें से केवल एक सवाल आता है कि जो आपका मानचित्र आता है, मानचित्र में आपके पूछा जाता है अक्सर कि अशोक के किन्हीं 5 जो स्तंभ लेख हैं या अभिलेख हैं उनको मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनके अभिलेख हैं। धौली, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालपी, चौगढ़, सोपरा, तोपरा, गिरनार, कालसी, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप मानचित्र में इसके अभिलेख के बारे में इसको दर्शा पाएंगे। तो वैसे भी जब स्कूल खुलेगा तो इस जो मानचित्र का कार्य है ये हम स्कूल में भी एक बार आपको बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे अभिलेख अशोक के स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है दिल्ली, तोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो पहला जैसे एक सोपरा है, दूसरा है तोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया नंदनगढ़,
यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। सैन्य व्यवस्था, चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो अशोक के इतने स्तंभ लेखों को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और स्तंभ लेख, गुहालेख और लघु शिलालेख, अभिलेख, अशोक के शिलालेख। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपने, सीधे सीधा आप लिखिए शिलालेख, और उसके बाद ये जो लिस्ट आपके है ये लिख लीजिए। उसके बाद अशोक के लघु शिलालेख वो लिस्ट लिख लीजिए, और अशोक के अभिलेख इस तरीके से आप लिस्ट बना लीजिए। और इसमें से 5 या 6 कम से कम आप लोगों को 10 याद होनी चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपका मानचित्र का जो कार्य है वो इससे आसानी से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है अशोक के धम्म के बारे में, कि अशोक का धम्म क्या है। हम बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में, इसको आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। यानी कि जो इन्होंने अभिलेख खुदवाए, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने समाज में और अपनी जो प्रजा थी उनकी नैतिक उत्थानों के लिए कुछ नियम बताए, और जिनको इन्होंने अभिलेखों में खुदवाया भी। और इन्हीं अभिलेखों को मैं इन नैतिक उत्थानों की जो आचार संहिता है उसको धम्म कहा गया। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। धम्म क्या है? अब आपको धम्म के बारे में जानकारी देते हैं कि अशोक में जो धम्म कहा गया वो क्या है। तो इसका उत्तर उन्होंने दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में दिया है, जो धम्म का निर्माण करते हैं इस प्रकार। अर्थात धम्म है अल्प पाप, धम्म है अत्यधिक कल्याण, धम्म है दया, धम्म है दान, धम्म है सत्यवादिता, धम्म है पवित्रता, धम्म है मृदुता, धम्म है साधुता। तो ये चीजें धम्म हैं। अब इस धम्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये धम्म के जो गुण हैं, अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? अर्थात धम्म को प्राप्त करने के लिए अशोक ने बताया प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार प्राणी को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय, अल्प संचय। तो इस तरीके से हम धम्म को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपर ये 8 पॉइंट हैं इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये धम्म के विधायक पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है, जिसके अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की गणना भी की गई है। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इन्हें आसीनव शब्द में व्यक्त किया गया है। आसीनव को अशोक तीसरे स्तंभ लेख में पाप कहता है। मनुष्य आसीनव के कारण सद्गुणों से विचलित हो जाता है। उनके अनुसार निम्नलिखित दुर्गुणों से आसीनव हो जाता है। यानी कि इन जो दुर्गुण हैं इनसे आसीनव यानी कि सद्गुण जो है विचलित हो जाते हैं। तो इसका भी त्याग पूरी तरीके से करना है। तो वो अशोक ने बताया कि वो 5 जो गुण थे वो क्या थे, जो धर्म को प्रभावित करते हैं या सद्गुणों से विचलित करते हैं या आसीनव हैं। वो थे प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। अतः धम्म का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ साथ इन विकारों को भी अपने से मुक्त रखे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य सदा आत्मनिरीक्षक
आत्मनिरीक्षण करता रहे ताकि उसे अधपतन के मार्ग में अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। तो ये था अशोक का धम्म, जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट करिए और इसके बारे में पढ़िए, इसको याद करिए। तो ये था अशोक के धम्म के बारे में। तो हम एक आरंभिक साम्राज्य मगध के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने अशोक जो मौर्य वंश की जानकारी के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी जानकारी, ज़्यादातर जानकारी एक अर्थशास्त्र से, दूसरा यूनानी राजू जो मैग्नीज थी इसके द्वारा लिखे गए विवरण से प्राप्त होता था। बाकी अशोक के अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। तो जो आरंभिक साम्राज्य था मगध, वो 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब इसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, क्या ऐसे कारण रहे उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य बना? तो ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य कैसे बना। तो इसके 3 कारण थे, तो हम पढ़ लेते हैं। तो 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। अब खेती की उपज अच्छी होगी तो राज्य संपन्न होगा, राज्य संपन्न होगा, उसके पास पैसा होगा, तो अपने सैनिकों को वेतन भुगतान आसानी से करेगा। तो ये सब चीज कारण था। तो वहाँ जो खेती थी वो अच्छी होती थी, यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी राज्य की वो अच्छी थी। दूसरा, जो मगध था बिहार में पड़ता था, आधुनिक बिहार में। तो बिहार में जो लोहे की खदानें हैं, बिहार से अब झारखंड अलग हो गया है, लेकिन पहले झारखंड और जो छत्तीसगढ़ था ये बिहार में ही था, ये पूरा एक राज्य था। तो वहां पर जो लोहे की खदान थी वो काफी ज्यादा मात्रा में थी, जिससे उन्हें उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। दूसरा कारण, और जो ये बिहार राज्य था उस समय, वहां पर जो जंगली क्षेत्र था वो काफी ज्यादा था। तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तीसरा कारण, ये क्या करते थे, अपनी सेना में हाथी को शामिल करते थे। उसके लिए ये इनके जो जंगली क्षेत्र थे वहाँ हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जहाँ से ये इनको पकड़कर अपनी सेना में शामिल करते थे। अगला कारण है कि यहाँ पर जो गंगा नदी है और जो इसकी उप नदियां हैं, उस समय यहाँ पर ये जो नदियों के किनारे स्थित था, वहां से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। यानी कि व्यापार करने के लिए आवागमन का जो रास्ता है ये क्या किससे करते थे, नदियों से करते थे। लेकिन इन सब कारणों के अलावा कुछ जैन और बौद्ध लेखों ने मगध की जो महत्ता है इसका कारण यहाँ के जो शासक थे उनकी नीतियों को बताया। इन लेखों के अनुसार बिंबिसार थे, अज्ञातशत्रु थे और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। तो इन्होंने भी क्या करा, अपनी नीतियों से इस मगध को शक्तिशाली बनाया था। तो मगध के शक्तिशाली होने का यही कारण था कि यहाँ की जो राजा थे इनका सैन्य प्रशासन अच्छा था। दूसरा, इनकी नीतियाँ अच्छी थी। तीसरा, इनके पास इनकी जो आर्थिक स्थिति थी अच्छी थी। चौथा, इनके पास आसानी से लोहा प्राप्त हो जाता था, जिससे ये अपनी सेना के लिए हथियार बनाते थे और हाथी इनको प्रचुर सरलता से प्राप्त हो जाते थे। दूसरा, जो गंगा नदी है या इसकी उप नदी है, वहां पर इनको जो आवागमन सस्ता और सुलभ पड़ता था, जिस कारण से मगध राज क्या हुआ, शक्तिशाली बना था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इसे नोट कर लीजिए।
अशोक का धम्म तो आप जरूर याद करिए क्योंकि ये परीक्षा में आता है। दूसरा, ये जो मगध के शक्तिशाली होने के 4 या 5 कारण हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। और अशोक के शिलालेख गुहालेखों के बारे में भी आप अपनी कॉपी पे लिखिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी जो चैप्टर हम जहाँ पर छोड़ लगा है, इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।